प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले सियासी नौयत के मामला ज़ेर बहस आए और प्रोग्राम के इस हिस्से में कोशिश करेंगे जो मुल्क की इस वक्त मौशी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे दावे और बातें हर दौर में होती रही हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है, इस दफ़ा भी इसी किस्म की बातें होती रही हैं। बहरहाल हकीकत ये है कि इस वक्त एक आम आदमी का जो गुज़र बसर है बहुत ही मुश्किल हो चला है और हुकूमत के पास देने के लिए पहले भी कभी किसी दौर में कुछ नहीं था आवाम के लिए, सिवाय इसके कि उनके मज़ीद मुश्किलात का बोझ डाल दिया जाए। बजट जैसे जैसे करीब होता चला जा रहा है, लोगों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और अब तो जैसे मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि पहले किसी ज़माने में साल भर के बाद एक साल में एक दफ़ा बजट पेश किया जाता था। अब हर दूसरे दिन जो बढ़ती कीमतें हैं, ये बजट ही एक आम आदमी के लिए हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, आपके जो पैगामात हमारे पास मौसूल होते हैं वो ज़्यादातर मौशी इस वक्त जो मसाइल हैं इस हवाले से। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, ख़ास तौर पे जो इक़दाम किए जा रहे हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट का तस्करा है और चर्चा इसका हर तरफ सुनाई देता है। इससे क्या नतीजा निकलने वाला है, इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है नासिर रियाज साहब। सबसे पहले मौजूद मेहमान मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश नासिर रियाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए आसिफ इनाम साहब, आप भी एक मौशी तज्ज़ियाकार हैं। मुल्क की इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उस पर आज उनसे गुफ्तगू की जाएगी। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर भाई ये फरमाइए, नामसाइब हालात और उसके अलावा बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार, ये सारे मामलात ऐसे हैं, मेरे ख्याल में अब इसको दोहराना भी मुनासिब नहीं लगता। और उसके बावजूद भी जिस किस्म की बातें हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, बड़ा हैरान कौन है। ख़ास तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो चली है। उसके बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि मौशी बेहतरी है, जो अशारिये हैं बेहतरी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं और इन्फ्लेशन का नंबर भी नीचे हो गया। उम्मीद भी हो चली है कि डिस्काउंट रेट में भी कमी होगी। ये है क्या तवाज़ुन इसमें कोई नज़र आता है? आपकी राय क्या है? बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बात यह है कि माशी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो हाथ पांव मार रही है, बहुत स्टेप्स ले रहे हैं कि फॉरेन डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और कुछ टैक्स स्ट्रक्चर के ब्रॉडन टैक्स बेस और सारा कुछ कर रहे हैं। मैं अच्छा, जिस तरह आपने एक और बात की कि जो जो अशारिये जो हैं वो बेहतरी की तरफ शो हो रहे हैं, सारे कुछ है, लेकिन बात यह है कि हमें यहाँ पे तनकीदी निगाह को भी देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बात यह है कि जो जैसे सबसे पहले अशारिये जो हैं, जैसे डेट टू जीडीपी रेशो, इसकी बहुत बात होती है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उसके साथ आपका जो जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वो श्रिंक हो रही हैं। अगर वो श्रिंक होते होते आपका ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में जा रहा है, लेकिन श्रिंक होके वो इस काबिल नहीं है कि वो जो रीपेमेंट आपकी करनी है, ह्यूज रीपेमेंट। देखें इस साल 24 अरब डॉलर की रीपेमेंट थी, जिसको इन्होंने किसी तरह से गुजारा भी। 4-5 अरब डॉलर का भी गैप है, कुछ वो रीशेड्यूल किया, कुछ फॉरेन लोन्स ये वो करके इन्होंने काम किया। अगले साल 30 अरब डॉलर का इनको जो है रीपेमेंट करनी है। ठीक है, तो वो जो आप अपनी इकोनॉमी को श्रिंक करके उसको बैलेंस ऑफ जो अपना डेट टू जीडीपी रेशो या वो प्लस में आप शो कर रहे हैं और उसको आप दिखा रहे हैं कि जी इम्प्रूवमेंट साइन आ रही है उसकी वजह से, तो मैं नहीं समझता कि ये इम्प्रूवमेंट साइन है। आपको जैसे डेट टू जीडीपी रेशो सबसे जो खतरनाक मुल्क है, जो जिसका सबसे ज़्यादा है, वो है जापान। वो 250 230 उसका है डेट टू जीडीपी रेशो। अमेरिका 120 कुछ लगभग आता है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 75-78 के लगभग कहीं पर है। ये 83-85 हो चुका था। ठीक है, उससे पहले 2018 से पहले 2017 में मुझे याद है ये तो कोई था 63-64 इस तरह था। इंडिया 61 ये था इसका। नीदरलैंड 40। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि वो, लेकिन उनका इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। अब मिसाल तौर पे अफगानिस्तान है, उसका लोग बात करते हैं जी वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या वो कर, उसको कोई रिपेमेंट नहीं करनी, उसका इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है। हमारा इकोनॉमी का साइज, हमारी रिपेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें वो टैक्स स्ट्रक्चर ब्रॉडन करके और किसी तरह ये कुछ खेल खेल रहे हैं कि ये फॉरेन डेलीगेट्स आ जाएं, कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है। अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा? हर साल 30-30 अरब डॉलर जो आपने देने हैं, आपके ऊपर 120-130 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन जो डेट्स है, तो वो उसके लिए कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाए जा रहे। देखिए मिसाल तौर पे कंक्रीट स्टेप से मेरी मुराद है कि आपने कोई
इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस नहीं की, रियल इस्टेट पॉलिसी को अनाउंस नहीं की। मैं समझता हूँ इस वक्त रियल इस्टेट एमनेस्टी की इसलिए ज़रूरत है। मैं ये नहीं है कि लोग ये जो कहते हैं कि रियल इस्टेट ईजी मनी है और यहाँ पर जो है वो, तो ईजी मनी अगर जिसने कमानी हो दुबई जाके भी कमा रहा है, काम कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं, उसको आप कहेंगे आप वो कोई इंडस्ट्री लगाए, ठीक है इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है आपकी? आपके लॉ एंड ऑर्डर इस काबिल नहीं है, आपके गैस बिजली पानी सब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि आपके पास इंडस्ट्री नहीं, मतलब कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कोई रियल इस्टेट पॉलिसी जब तक आप नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। रियल इस्टेट बिजनेस के साथ 37 इंडस्ट्रीज साथ चलती हैं, तो आप जब यहाँ इसको करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो सपोर्ट में आएगी। अब जो आप जो फॉरेन जो आप दुबई, ये जो सॉरी जो सऊदी अरब या ईरान को आप चाह रहे हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं देते, वो कंफर्म प्रॉफिट मांगते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसमें कंफर्म प्रॉफिट, आपको ह्यूज उनको बेनिफिट देना पड़ता है तब वो आएगा, नहीं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं लगा ले? ईरान अपने मुल्क में लगा ले, सऊदी अरब अपने मुल्क में करेंसी लगा का ले। एक बहुत बड़ा फ़र्क है जब उसको करेंसी के अंदर भी देखना पड़ता है, जब पाकिस्तानी रुपीज़ में रिपैट्रिएट किया जाएगा, और बहुत सारा अब एक मसला है। एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि गवादर साइड पर सऊदी अरब को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिस तरह चाइना को दी गई है, इस तरह से एक ह्यूज एरिया उनको दिया जा रहा है। तो ये मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इस तरह उस तरह ईरान आपके मतलब अगेंस्ट आएगा उसमें फौरी तौर पे कि वो कहेगी क्या गवादर में अगर आप सऊदी अरब, अगर ये रूमर्स ये सही है, अगर बात ये है कि थोड़ा सा इसको देखना है कि रियल टर्म की इकोनॉमिक ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही है कि उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उस तरह कुछ दी जाए। आसिफ भाई, अब अर्ज़ ये है कि ये सूरत हाल आपके सामने जिसका भी तस्करा किया गया है, जो फायर फाइटिंग तो हर दौर में होती रही है कि एक मसले को हल करने के लिए शॉर्ट टर्म के ऊपर प्लान ये होता है कि यहाँ से पैसे विड्रॉ करें, वहाँ से पैसे पकड़ लिए, ये उसको इन्वेस्टमेंट का नाम आपको इन्वेस्टमेंट का देते हैं, मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट शायद नहीं समझता, तमाम इस तरह आप मामलात को चला रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है, कोई इसमें कोई मीडियम साइज़ की कोई पॉलिसी कोई ऐसी नज़र आती है? आपको लगता है इससे मसला हल हो सकता है? अब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा, लोकल इन्वेस्टर का अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बाहर वाला कैसे, और ये कंडीशंस ऐसी हैं जो उसको एंडोर्स करती हैं इन्वेस्टमेंट को, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो जैसे आपने देखा कि मेरे ख्याल में 1999 में हमारा 70-80% के करीब डेट टू जीडीपी पहुंच गया था। फिर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो जब वो छोड़ के गए तो डेट टू जीडीपी सिर्फ 35% रह गया था। ना 35 से हम 90 और फिर अब जो के करीब तकरीबन पहुंच गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी इकोनॉमी 1% ग्रो कर रही है और आपका डेफिसिट जो है वो 3-4% और जीडीपी है, तो हर साल आपका डेट टू जीडीपी जो है वो रेशो बढ़ती चली जाएगी। दूसरे, हमारा चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो वो उसकी इंटरेस्ट डेट सर्विसिंग बहुत है। अब आपका बजट में मेजर पार्ट जो है वो डेट सर्विसिंग का ही हो गया। ठीक है, तो ये एक तो लिहाज से सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, फिर दूसरे पे खाली इन्वेस्टमेंट नहीं, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। अब अगर हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो बिजली में बेतहाश है, एंड मोर इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न कमिंग इनटू एनर्जी सेक्टर इज ऑफ नो यूज़। मतलब वो तो इस तरीके से है कि जी अगर आपके पहले 10 जख्म है तो आप 12 लगा के, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा। इवन चाहे वो सस्ते भी आए, पर वो ओवरऑल लायबिलिटी तो बढ़ाएंगे। तो अब बेसिक फॉरेन इन्वेस्टर का चूँकि आईपीपी का एक ऐसा मॉडल कामयाब रहा है, नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर इन्वेस्टर, कि जी माल बिके नहीं बिके कुछ भी हो, उनको रिटर्न मिल जाती है, बंद प्लांट पे रिटर्न मिल जाती है। अगर इस टाइप के प्रोजेक्ट आने हैं तो फिर तो आए ना आए तो लायबिलिटीज़ में इजाफा करेंगे, लायबिलिटीज़ में। दूसरे ये कि जो आईपीपी की लायबिलिटी हर साल मैच्योर हो रही है, वो आपकी ऑफ बैलेंस शीट से ऑन बैलेंस शीट आ रही है, तो वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब आप देखें कि तकरीबन 18 सेंट जो है हमारा खत्ते में 3 गुना बड़ा रेट है। इसमें क्रॉस सब्सिडीज़ भी शामिल हैं, इसकी भी शामिल है पेमेंट फिक्स कॉस्ट की। अब जो इस वक्त मैक्सिमम डिमांड गई है, यानी रात को मैंने परसों का डाटा मुझे शेयर किया था हमारे स्टाफ ने, इस्लामाबाद 15,000 कुछ मेगावाट पाकिस्तान की 9 बजे रात को डिमांड थी। तो 15,000 अगेंस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ जो इस वक्त ऑनलाइन है 48,000 प्लस अनदर 17,000 कमिंग इन, प्लस अब जो ये नए प्रोजेक्ट साइन हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी सेक्टर की कोई, हाँ एनर्जी सेक्टर जब तक आप सस्ता करेंगे और इंश्योर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब आप खरीद 30 साल के लिए रहें, तो जब आप लोगों को कंजम्पशन के लिए भी पैकेज दें 5, 7, 10 साल का, तो कि भाई 10 साल ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, कम ही होगा, तो उसके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा।
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी हैवी हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो छोड़ें, रोज़ कोई ना कोई बंद हो जाता है। फिर 1% या आधा % GDP अगर बढ़ता है विद ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 2.5, तो रियल टर्म में तो हमारा GDP पर कैपिटा इज -2 -3, तो और वो विजिबल भी है आपकी GDP नंबर्स में। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से टैक्स बेस भी देखें, जब आप 1% GDP ग्रोथ है और आप रोज़ कह रहे हैं कि जी हमने 25% टैक्स कलेक्ट ज़्यादा कर लिए, तो वो कितना निचोड़ेंगे लोग। मेरे हिसाब से तो बेतहाशा इंडस्ट्री बंद हो रही है, मज़ीद बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्स पेयर बंद हो रहे हैं ज़्यादा, सबसे पहले वो बंद होंगे क्योंकि उनको टैक्स भी देना है, और तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो फ्लोरिश रिलेटिवली कर रहा है, कर वो भी नहीं रहा। तो उसके बाद क्या होगा जब आपके टैक्स पेयर में, जब वही सारे बैलेंसेस बिगड़ गए ना। पहले एक ज़माने में गैस का होता था कि जी 70% इंडस्ट्री 30 डोमेस्टिक, फिर वो रिवर्स हुआ, फिर वो ख़त्म हो गया, तो अब आपका एक नया फिनोमेनन आ गया कि जी क्या गैस सर्कुलर डेट। वो गैस सर्कुलर डेट क्या है कि आप $8 $6 और $7 की गैस निकालते हैं, $2 में घर में देते हैं, कौन देगा? पहले आप इंडस्ट्री पे डाल देते थे, पहले बेस ही कम था ना कि जी $4 है, घर को $1 दी, इंडस्ट्री को $6 दी, क्वांटिटी में भी फर्क था, वॉल्यूम्स में फर्क था, तो सारी चीज़ें ठीक थी। अब सारी चीज़ें जो है वो चाहे बिजली हो, गैस हो, कोई भी सेक्टर हो, सब चीज़ मतलब अब रिफॉर्म्स मांग रही हैं। बिल्कुल ठीक है, रिफॉर्म्स। और वो रिफॉर्म्स क्या हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे 25, 30, 40 साल की पॉलिसीज रही, उसका टोटल रिवर्स इज रिफॉर्म। ये रिफॉर्म करने की यानी ये रिफॉर्म कैसे करेंगे जब आप प्रायोरिटीज को सेट देखिए ना, आपने घरों को गैस दी, इंडस्ट्री की गैस बंद करके घर को दी, इंडस्ट्री दे रही थी गाड़ियों में $6। देखिए गाड़ी का तो इस तरीके से कि गाड़ी में तो पेट्रोल जलना ही था, तो वो तो फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग थी ना। घर के अंदर तो बायोगैस लग सकते थे ना, एक एक गांव को पहुंचाने में 70 करोड़ रुपए लगे, उस 70 करोड़ में तो शायद हर घर में बायोगैस लग जाता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हमारा कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़े और लोग साथ आपके साथ एक पब्लिक सपोर्ट हो कि जी हम इस तरह, ये हमारा सोल्यूशन है, हम बायोगैस लगा लें, हम फलां कर लें, हम ये कर लें, इस टाइप के कोई नहीं है। हम सिर्फ एक दो कि जी 1000 मेगावाट ये लगा लो, 2000 ये कर लो, वो कोई तरक्की तो नहीं है। ये भी हमने सभी किराए के, देखिए जो IPP मॉडल है उसमें और रेंटल में कोई फर्क तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, आप हेफ्टी वो रेंटल है, उसको सिर्फ आप मतलब उसको निकनेम दे दें कि जी IPP है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना होगा ना। यहाँ तो अभी भी जो बातें हो रही हैं या पॉलिसीज जो आ रही हैं तो एडॉक पॉलिसीज। मेरे ख्याल में आपका पहले तो शॉर्ट टर्म ही सोल्यूशन अभी होना चाहिए, लॉन्ग वॉन्ग तो बहुत दूर की बात है। लॉन्ग टर्म तो नहीं, एक चीज़ को आपने डिटर्मिन तो कर लिया ना कि अब हमने इसको आगे किस तरह लेकर जाना है, और मरीज ICU में पहले स्टेबल तो फिर उसका लॉन्ग टर्म इलाज होगा। ये तो उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर सिलसिला शुरू कहाँ से होगा? अब जिसके पास भी ये केस जाएगा वो कहेगा ये तो लास्ट स्टेज के ऊपर है। अब इसी तरह अगर आप ट्रीट करेंगे तो फिर मतलब लाइन ऑफ एक्शन तो हो कि आपने कोई प्लान बना रखा हो कि चलें आज हमारे पास ये है, 3 साल के बाद बिजली में हम यहाँ खड़े होंगे, अगर हमें सरप्लस की तो मैं अभी बात नहीं करता, अपनी जो एक्चुअल डिमांड है उसको अगर मीट करना है। मार्च की कंजम्पशन जो बिजली की है -8.5 है, वो तो 8.5% आपकी डिमांड कम हो। पीक सीजन के ऊपर खड़े हैं, अभी जो क्राइसिस अब सामने है उसको कैसे टैकल करेंगे, ये भी एक सवाल। पीक सीजन में है ही नहीं, डिमांड ही खत्म हो गई है इंडस्ट्रियल साइड पे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सीरियस कंसर्न है, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। बाहर से अब डेलीगेशन आएगा, कौन से एरियाज बचे हैं आपके पास, चलें प्राइवेटाइजेशन करके देख लें, शायद कुछ के अंदर कुछ फंड जनरेट कर लेंगे, मामला शायद उससे हल हो जाएगा। जी आसिफ भाई, जवाब लेता हूँ, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ज़रा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी। छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे मौशी सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफ भाई, ये फरमाइए, प्राइवेटाइजेशन से मसला हल हो सकता है, अब लाइबिलिटीज़ को कम कैसे किया जाए? हर बंदा ये जानना चाहता है कि अपने एक्सपेंडिचर को तो आप नहीं कम कर सकते ना, और ये जो आपके पास वाइट एलिफेंट्स हैं इनको प्राइवेटाइज़ करने से मसला हल होगा। और फिर ये कि रेवेन्यू जनरेट करना इस वक्त एक सबसे मुश्किल काम नज़र आ रहा है। अब तो TV चैनल्स ने बाकायदा आपको पॉलिसी भी देना शुरू कर दी है, वो ज़ाहिर है कि इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकती, सबको पता है, लेकिन फिर किया क्या जाए उसके अलावा? क्या वाइट एलिफेंट आप किसे कह रहे हैं? जो प्रॉफिटेबल है वो वाइट तो नहीं है। नहीं, आपने PIA को वाइट एलिफेंट बना दिया, एक लायबिलिटी है ना आपके ऊपर। देखिए इसका मतलब ये हमारे ओवरऑल माशरे की अक्कासी। अगर आप देखें एमिरेट्स किसकी मिल्कियत है? हुकूमत की है। ऐसा ही
तो कितनी बेहतरीन चल रही है, कतर कितनी बेहतरीन चल रही है, वो भी गवर्नमेंट की, वो मुल्क भी कितने बेहतरीन चल रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो PIA है वही हमारा तकरीबन अनफॉर्चुनेटली मुल्क और माशरे का हाल है। तो खाली PIA तो आप प्राइवेटाइज कर देंगे, बाकी चीज़ों को क्या करेंगे ठीक करने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि कुछ न्यूज़ आ रही है कि रेलवे भी प्रॉफिट में आई है कि उन्होंने 60-70 अरब रुपए का कोई प्रॉफिट किया, जनरेट किया। इसी तरह से PIA का भी कुछ न्यूज़ आ रही नहीं है कर कि तो profit सकते में आई हैं, है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये जो आपके लोग आपने बिठाए में है ओवर एम्प्लॉयड हो चुके हैं, अब ये तो ठीक करना है कि किसी भी इन खास तौर पे गवर्नमेंट का जिनके किया हुआ ये सब कुछ है, माजी में इन्होंने ही लोगों को लाकर बिठाया था, तो ये निकालेंगे कैसे, इसको ठीक कैसे यही करेंगे, तो क्या ये रीजन मुमकिन है, हो सकेगा? यही इसका तो कोई रीजन है जवाब दे। प्राइवेट करने का कि ये अपनी कैपेसिटी में उनको नहीं निकाल सकते मेरे ख्याल है, तो इसलिए प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इस वक्त जैसे PIA, जैसे मैंने अर्ज किया कि रेलवे अगर प्रॉफिट में आ रही है तो उसको प्राइवेट करने की क्या जरूरत है, वो तो आपके एसेट्स हैं। बिल्कुल तो ठीक है। वो वाइट एलिफेंट नहीं है, वाइट एलिफेंट है स्टील मिल, जो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ अरबों रुपए जो है वो सालाना खा रही है वो। अच्छा, सबसे बड़ी एक और चीज़ जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ वो है इनको अपने खर्चे कम करने हैं। देखें, हम देखते हैं कि 7,500 अरब का इन्होंने कहा कि हमें रेवेन्यू टारगेट चाहिए कि उसमें इनके खर्चे मीट नहीं हो रहे, फिर 8,000 अरब चाहिए, फिर 8,500, अब 9,500 अरब का इनके खर्चे कब पूरे होंगे? पहले तो इनको, जैसे आप देखते हैं रोडों पे भी चल रहे हैं, काफिले चल रहे हैं बहुत, मतलब इसी तरह इनके ऑफिसेज के खर्चे पता नहीं कौन कौन से, जो हर स्टेज पे छोटे छोटे वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट जो भी मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज खर्चे कर। अगर मैं समझता हूँ उसको कर्टेल करके 50% भी कम कर दिया जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ आ जाएगा। ये जो कैसे मुमकिन 9,500 होगा? सवाल ये पैदा होता है। हाँ, अभी आप आए, आपने कॉन्वॉय देखा पूरा एक जा रहा जी है, जी 150 गाड़ियां उसके जी, साथ मैं आते हुए हैं, वो देखा, अभी जा कराची नहीं में रहा था, मौजूद एक हैं। आ भी रहा था एयरपोर्ट की तरफ से कॉन्वॉय, तो वो उसके साथ 18-20 गाड़ियां आ रही हैं और वो बड़ा ह्यूज तरीके से स्पीड में चला रहे हैं गाड़ियों। तो वो देखें कॉस्ट होती है। मैं आपको एक बताऊं, सिर्फ एक मोबाइल आप अपने साथ रखें ना तो वो आपको तकरीबन 24 घंटे का कोई 50,000 रुपए का पड़ता है वो, उसका पेट्रोल, रियर टीयर, उसके बंदे, सारा कुछ है। 18 मोबाइल साथ जा रही हो और वो भी, मतलब तो आप खुद कैलकुलेट करें तो ये ह्यूज है। तो ये सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये है कि इसी तरह हर स्टेज पे, हर जगह पे, हर ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में उन सबको, ये गवर्नमेंट जिस तरह टैक्स के पीछे पड़ी है, FBR को एक्टिवेट किया है कि ताजरों के पीछे पड़ जाओ, और ताजर भी कौन, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके पीछे। ब्रॉड बेस करने का इनका कोई वो प्लान नहीं आ रहा है। जो ब्रॉड बेस करें वो भी 1,000-1,200 रुपए वाला, वो ब्रॉड बेस 200-250 अरब रुपए का, वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। बात ये हज़ारों अरब की अमाउंट है। इनको अपना अगर ये 50% ये अपने खर्चे इस वक्त गवर्नमेंट अगर कम करे अपने, तो ये 4,500-4,000 अरब पे खर्चे आ जाएंगे, इनके पास सरप्लस खुद ब खुद आ जाएगा। इनको FBR को इतना एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। पहले तो FBR को ही कम कर, उसको बेहतर करें, जो 22,000-25,000 एम्प्लॉइज में रखा हुआ है उसको बेहतर करें कि ये क्या ये मामला हैं। ये यासिर भाई, मैंने पहले अर्ज किया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रॉपर अनाउंस करें, अपना गैस बिजली सब कम करें। जो इस वक्त रेट चल रहा है पूरे इलाके का, बांग्लादेश है, इंडिया है, उसको जो तो नहीं हमारे compete कर सकेंगे। उसको बहुत आगे कम्पीट निकल करना गया जरूरी मामला। है। देखें, अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, स्टिल मौजूद है, लेकिन नई जनरेशन, जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जो नई जनरेशन है वो सब बाहर जा रहे हैं। वो उनको पता है कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, और फिर यहाँ पे जितना हैरेसमेंट कर रहे हैं FBR और ये सेल टैक्स और इसी इनकम टैक्स के नाम पे, पुराने खाते खोलने में, आपको बताऊं अभी हमारी चैम्बर में इधर बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो 1980 के खाते भी मांग रहे हैं कि आपके बाप दादा के भी खाते आप लेके आए, कि ये आप ये किस तरह ये किया था, उनके वेल्थ क्या थी, क्या था। अब इतना पुराना कौन लेके आ सकता है? तो ये एक बड़ा ये है आसिफ भाई, जो रीजन में compete कर सकते हैं। प्राइस डिस्पैरिटी इतनी हो गई है, एनर्जी में आपकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा आपके दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी जैसे बात हो रही थी, अब तो मेरे ख्याल में रीजन कंपैरिजन करना तो मेरे जी ख्याल में बिल्कुल, मुनासिब वो नहीं इसलिए कि, और ये दिन ब दिन गैप बढ़ता जाएगा। जैसे बढ़ता अब हम जो भी सोलर लेना चाह रहे हैं वो 4.5 में, इंडिया इस वक्त 2.5 सेंट पे मेरे ख्याल में 8-8 हज़ार मेगावाट के लगा रहा है। इंडिया की पॉलिसी ये बनी है तकरीबन 1,00,000 मेगावाट वो हर साल लगाएंगे। तो आपका जो कॉम्पिटिटर है ना सिर्फ वो आपसे बहुत सस्ता है बल्कि मजीद सस्ता हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये गैप तो बढ़ता ही जाएगा। अगर आपने 4.5 में लगाया, इंडिया ने 2.5 में लगाया, आपकी एवरेज हमेशा ऊपर ही रहेगी। बिल्कुल ठीक तो है। जब कोई चीज़ चल नहीं रही हो तो सबसे पहले होता है कि आप उसको स्लो डाउन करें। जब आपका एनर्जी सेक्टर नहीं संभल रहा तो अभी आप फिलहाल कोई भी नहीं करें, पहले तो ये देखें कि जो हुआ है वो कैसे संभाले। जो समझते हैं कि जो लोग लगा रहे हैं सोलर अपने पास अपनी कॉस्ट पे, तो उनमें उसमें गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि वो अगर 4 घंटे की बिजली बना भी लेंगे तो कम से कम 18 घंटे तो गवर्नमेंट से लेंगे। बिल्कुल सही। तो अगर आप उसको डिस्करेज कर देंगे और वो इस्तेमाल ही नहीं करता तो बात ख़त्म हो जाएगी।
देखिए ना, ये फैक्ट्री स्टेज पे बात कर रहा हूँ कि कोई फैक्ट्री अगर सोलर लगा के, एक तो मेरे हिसाब से इस पर सोलर लगा के बिजली के साथ भी कोई वाइबिलिटी नहीं है। 18 सेंट की बिजली है, आप 20% उस पर सेव कर लें अगर, वो भी ये कि वो टोटल अपने घर से सोलर लगाए, बैंक में ना रखे 20% 22% रिटर्न पे, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? आप 20% कम करने, 3 अबाउट 14, तो उसने तो 14 पे भी बेचारे ने मर जाना है, 18 पे भी मर जाना है। तो ये इंडस्ट्रियल टैरिफ पहले करें ताकि इंडस्ट्री की कम से कम बंद होना और कोई चांस हो कि वो रिवाइव करे, ताकि कंजम्पशन रिवाइव हो तो इनको भी कोई रूम मिले मैनूवरिंग का कि हमारे कौन से प्लांट वो हो रहे हैं, अपना डीकमीशन हो रहे हैं, वो सबका कोई प्लान आउट हो। दूसरे ये कि हमने जो हाइडल भी लिए हैं वो भी 8-8 सेंट के हैं, तो 8 सेंट के हाइडल का मतलब है कि 8 सेंट तो आपका हाइडल का भी जो रन ऑफ वाले हैं वो भी टॉपिक क्लोज है, वो भी 1000 मेगावाट है। और अभी तो कोयले के कितने आने बाकी हैं, कोयले में भी ये है कि एक कोयले का प्लांट 13 रुपये फ्यूल कॉस्ट है, एक की 26 रुपये, वो भी देखने वाली बात है। मॉडर्न टाइम के अंदर अगर कोल फायर प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, वो फीजिबल होगा? कोई देखिए, कोल इस वक्त इतना बुरा नहीं है, अगर आप देखें तो तकरीबन 8 सेंट में आपका कोल है, और अगर आप उसको लोकल वगैरह पे कन्वर्ट कर दें और वो कुछ उनके साथ रीजनेबल कॉपरेट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो 6 सेंट पे भी आ जाएंगे। तो 6 का मतलब है कि 6 के साथ अगर आप कोई सस्ती जो हमारी लेगेसी बिजली है तरबेला वगैरह की, उन सबको साथ मिलाएं तो हो जाएगा काम। अभी ये हाइड्रो बेस्ड प्रोजेक्ट हमारे लिए अभी एक्सेसिबल रह गए हैं? सवाल ये होता है, अक्सर लोग ये पूछते हैं, क्योंकि अब तो उसकी डिस्कवरी के ऊपर बात नहीं होती कि उसका पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का तो पोटेंशियल और बड़ा है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी खासतौर पे इंजीनियरिंग मटेरियल ये तमाम है। पहले हम सुनते थे कि जी हमारा दरियाई सिंध का पोटेंशियल जो है वो 20,000 मेगावाट है, फिर 40 हुआ, मेरे ख्याल में तो 70-80 हज़ार है। ये अभी मैं देख रहा था कि ये डनोब रिवर जो यूक्रेन और उसमें बहता है, उसमें हर 25 किलोमीटर पे एवरेज कई जगह जो है वो ग्रेडियंट के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो इट्स अनबिलीवेबल। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं अभी। तो और दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो लगने भी, ये PHDP ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का हमारा PHDP बरसों रहा है। तो एक डैम ही जब बन जाता था 1-2 ट्रिलियन का, तो आपका 2 साल में आप 20% भी PHDP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे लोकेट करते तो आज अपने बने हुए होते, जो तरबेला की तरह मुफ्त बिजली दे रहे होते, वो भी किराए मॉडल में चले गए। एक नीलम जोलम हमने खुद बनाया, वो आए दिन वो तो उसका तो कंस्ट्रक्शन का ही फॉल्ट निकला है, फिर बैठ गए, अब कह रहे थे शायद आधा पे चला गया है वो, कैपेसिटी उसकी आधी रह गई। और उसके खर्चे भी मतलब 165 अरब की जगह पता नहीं 1 ट्रिलियन का कितने का बना। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि उसको प्रायोरिटी में बात रखें, वही, कि यहाँ अगर से इसको वो रखें, क्योंकि बात माशरे की आ जाएगी ना कि आप चलिए एक चीज़ को तो प्राइवेटाइज करके आप कह रहे हैं कि ये सुबह से नफ़े में आ जाएगा, है ना, एग्री शायद आ जाए। तो जो माशरे का जो हो रहा है, या जो खुद इटसेल्फ गवर्नमेंट में, अगर मतलब PIA में ओवर एम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट में भी है, और अगर वहाँ इनएफिशिएंसीज हैं तो वो सारे हमारे इदारों में भी ज़ाहिर बात है, वो कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक तो है। वो नेशनल अवेयरनेस की तरफ भी बात नहीं हम करने को तैयार। तो ऑल एंड ऑल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को ठीक करने के लिए सारी जगह ही political होने हैं करना ना, होगा। सारी सब जगह ही वो नजर आता है आपको? अभी मैं आपको बताऊं कि एक मेंबर को नोटिस आए तो उसकी जो क्लॉजेस देखी तो उससे पता चला कि ये तो उसकी जुरिडिक्शन ही नहीं, पता चला वो नोटिस ही खुद ही किसी साहब ने बना के निकाला हुआ था, वो जाली था। तो आप अब असली और जाली की भी पहले लोटे साले पे तहकीकात हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बड़ा हो गया। बल्कि APR आए दिन ये कहता है कि जी ये नोटिस जो ऐसे ना हो वो हमारे नहीं है जारी किए हुए। तो जिस किस्म की रिकमेंडेशन जा रही है कि मोबाइल फ़ोन बंद करते हैं, वो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको अगर आपकी टैक्स देखिए मोबाइल तो वगैरह तो ये तो कॉस्मेटिक थी। जब आज भी लैंड क्रूजर खरीद सकते हैं एज नॉन फाइलर, तो मोबाइल बंद करना कि वो बंद मोबाइल से लैंड क्रूजर खरीद ले, तो मतलब वी हैव टू, मतलब वही मैंने आपसे कहा कि मेजर ही हमें होना है, और उसकी कोई मुझे वो डायरेक्शन या वो नहीं। रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? सवाल ये पैदा होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस पहले रिफॉर्म हम आइडिया तो लगाए, हमारी रिफॉर्म्स का मतलब क्या होगा? हाँ, ये भी बड़ा एंड ऑफ द डे रिफॉर्म का मतलब यही होता है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे कोई इतना टैक्स डाल दो, कोई और कर दो, उनको बर्डन लगा दो कि वो ढूंढ के लाएं किसी को। तो ये वो अच्छा, अब आपका एक और डी रिफॉर्म्स आप ये समझ लें कि जो इस किस्म के लोग हैं वो बंद हो रहे हैं। टेक्सटाइल में मुझे पता है कि इसमें 30-40% बंद है, और मजीद तकरीबन आप समझे हर बिल पे बंद हो रहे हैं, और अब तो बहुत तेज़ी से बंद हो गए। मेरे ख्याल में जून तक तो आई सी अनदर 50% ऑफ टेक्सटाइल क्लोजिंग डाउन, और मेरे ख्याल में बाकी सारे सेक्टर में भी यही है। अब आप देखें कि जो 9 सेंट करना था मेरे हिसाब से तो 1 मई से को हो जाना चाहिए था। अभी हम तो हमारा भी हमें पता ही नहीं कि हमारी मीटिंग कब होगी।
तो लोग जितने मायूस होकर अगर बंद करेंगे तो आते भी चालू नहीं होंगे। तो किया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जैसे टेक्सटाइल के हवाले से बात होती है, पहले लीडिंग सेक्टर हमारा होता है, लेकिन अब टेक्सटाइल के अंदर सिचुएशन आप ज़्यादा इसको बेहतर बता सकेंगे कि आपने कहा जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एडॉक बेसिस पे ही सही देखिए मैं अभी आपको कैसे टेक्सटाइल का उसको अपना सस्टेन कैसे पिछली करेंगे? हिस्ट्री बता सकता हूँ आपको। पहले मतलब जो टेक्सटाइल में था, अब आप 2000 अगर 18 में जाए ना तो हमारी तकरीबन 12 13 14 थी, मेरे ख्याल में 13 में एक्सपोर्ट, और 18 में हमारी तकरीबन 12 एक्सपोर्ट रह गई, 2 बिलियन गिरी थी। वो 2 बिलियन भी इसलिए गिरी थी कि 3 बिलियन की इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट आ रही थी। $1 बिलियन का तो सिर्फ धागा इस मुल्क में आने लगा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ यान हुआ करता था। फिर फैब्रिक आ रहा था, फिर फिनिश फैब्रिक आ रहा था, फिर और सब चीज़ें आ रही थी, क्योंकि अगेन वी वर अनकम्पेटिटिव इंडस्ट्री में। तो वो काम चल गया, जो ठीक है आज धागा मंगा के वही दोबारा शुरू हो गया। आज मैंने फरवरी का डेटा देखा था, रुई से ज़्यादा धागा है मुल्क में, क्योंकि वो इसलिए कि धागे को लेके आप वो रुई को लेके धागा बनाएं तो वो इतनी एक्सपेंसिव बिजली से, उससे सस्ता है धागा बाहर से आ जाए, उससे सस्ता है फिर कपड़ा आ जाए। चंद दिनों में कपड़ा और धागा दोनों आने लगेगा, फिर फिनिश भी आ जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट आ तो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आपकी अच्छा एक्सपोर्ट आपकी 19 20 21 बिलियन के करीब थी, और आपका 2 साल का टारगेट को 30% एक्सपेंशन हुई थी। तो आप मैथमेटिक्स वर्क कर लें, 26 बिलियन का टारगेट था। अब 26 की जगह आप मेरे ख्याल में 26 पे हैं, और 26 में भी अब 1-1.5 तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाएंगी। रॉ मटेरियल छोड़ देना, वो तो आपको चाहिए, फसल होगी अच्छी तो ठीक है, आपको कम चाहिए, फसल ज़्यादा खुदा ना खाता ख़राब हो गई तो वो ज़्यादा चाहिए, वो 1-2 बिलियन से ऊपर का नहीं है। तो ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो कि 3-4 गुना महंगी होती है, तो इसकी इंपोर्ट से और फर्क पड़ जाता है। फिर आप पॉलिएस्टर की पॉलिसी देखें, हम 25 साल हो गए, हम किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच सके, ना हमारे डोमेस्टिक जो सब्सिडी। अब देखें एक प्लांट जिसने 20 साल 25 साल प्रोटेक्शन ली, वो बंद ही हो गया, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? मतलब कुर्बानियाँ दे के हम 25 साल इस आसरे में पूरी इंडस्ट्री ने सफ़र किया, पूरे मुल्क ने सफ़र किया कि ये पता नहीं कहाँ पॉलिएस्टर भागेगा, उन्होंने पॉलिएस्टर से पैसे निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ लगा दिए। तो इस अनफॉर्चुनेटली कोई ऑब्जेक्टिव हो ना कि भी आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो अब आपका प्लांट 400 का अगर 1200 नहीं पहुंचा तो कोई ऑब्जेक्टिव लेस वो है। और यही आप देख लें हर चीज़ में कि डायरेक्शन कोई नहीं नज़र आ रही। सवाल ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आपने पोटेंशियल को बढ़ाना है तो उसके लिए फिर मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, वो तो आपको नज़र नहीं आए कि वो किस शक्ल में है। अब एक एक करके बहुत सारे सेगमेंट इसके हैं जिसकी निशानदेही की गई है, और वो क्योंकि जैसे रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी डिप्लीट होती जा रही हैं। और रीजन में अगर कंपैरिजन की बात करें तो दीगर आपके जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, बेहतरीन इन्वायरमेंट है, बेहतरीन आपको नहीं रीजन तो अब कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते वी आर मतलब वे आउट ऑफ द लीग। सोमालिया वगैरह आप मेरे ख्याल में कंट्रीज़ में देख रहा था, आप रह गई हैं जिनसे आप करें अपना मुकाबला, वो भी बहुत कम है। मतलब इवन मतलब आई वाज सो अनफॉर्चुनेटली to see that Somalia passport is higher ranking than Pakistan. स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तानी पासपोर्ट। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस सिचुएशन तक हम आ चुके हैं, और स्टिल होप कर रहे हैं कि शायद कोई बेहतरी नज़र आए। अभी जैसे जी इसके बारे में इसके अंदर ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हम मैजिक वाउंड ढूंढ रहे हैं ना कि जी एक प्रोजेक्ट, देखिए एक प्रोजेक्ट नहीं, हमें मतलब लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। लोग जब तक मोबिलाइज नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट, अब दुनिया की मिसाल ले लें, चिली है, वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है, उससे बड़ा नहीं है ना, मेरे ख्याल में 30-40% ऑफ द वर्ल्ड वो कॉपर प्रोड्यूस करता है। उसकी आबादी कितनी है? 60-70 लाख। वो उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने इसके अलावा फॉरेस्ट्री और क्या क्या चीज़ें डेवलप की हुई हैं, तब जाके वो स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कहलाता है। आपके यहाँ 25 करोड़ के अकबर आप उतनी ही कॉपर भी बनाने लगे जितनी वो कर रहा है, तो आपको क्या होगा? आप पर कैपिटा तो लगाएं। तो हम ये सब देख रहे हैं कि जी हम जो ये मैजिक वाउंड ढूंढ रहे हैं कि जी एक प्रोजेक्ट कैन चेंज है। तो आज आप एक 5000 मेगावाट का अपने पैसों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगा लें बजट से, तो वो उससे बड़ा अचीवमेंट है। बट अगेन ये कि अगर आपने वो बिजली ही 4 रुपए में देनी है तो वो प्रोजेक्ट ही ठुस है। तो ये अब हम इसमें फंस गए ना। ये जो लेगेसी एक बहुत अजीब व गरीब आई थी। हालांकि आप देखें कि जी किसी की एनर्जी कंपोनेंट का जो छोटे 200 यूनिट या 300 यूनिट 500 रुपए का अगर फर्क पड़े और उसको 32,000 की नौकरी मिले वर्सेस उसे 500 कम मिले और उसकी नौकरी चली जाए, ये भी हम नहीं देख पा रहे। ठीक है। और मेरे ख्याल में अभी जो जून तक देख रहा हूँ कि लोग बहुत सब्र किए हुए थे कि भाई आज हो रहा है, ठीक हो रहा है। अगर ये मई में नहीं हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे जून में क्लोजर्स हो जाएंगे। और बजट आने के बाद तो
बहुत सारे लोग दे विल थ्रो इन द टावर। क्लोजर की तरफ जाएंगे, तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई हो, ये स्लोली और ग्रेजुअली हुई है, इसको पॉइंट आउट करते रहे, बार बार ये बताते रहे पॉलिसी के ठीक भी हुई वजह थी, से। अगर आप ठीक भी देखें हुई थी, 18 से हाँ, in 22 जो between। है वो हमारा खासा मुनासिब रहा है। और अभी भी जो आप देखें कि मार्च 22 की एक्सपोर्ट जो है हमारी वो $3 बिलियन थी, और अभी विद राइस एंड विद ऑल दीज रेवोल्यूशंस हम 22.5 पे हमने कहा 18 महीने की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। तो 500 मिलियन इंटू 24 महीने, तो वी हैव लॉस्ट अबाउट $12 बिलियन। तो हम इधर उधर से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। प्लस इसी तरीके से जो है, देखिए इंपोर्ट कंट्रैक्शन दो तरीके से आई है। एक तो ये कि बिल्कुल सही है, जैसे भाई ने कहा कि जी हमारा मतलब इकोनॉमी ही श्रिंक कर गई है या उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है। दूसरा एक बहुत बड़ा है, आप देखें कि तेल क्या था 115, आज क्या है 83। जी। तो आपको 30-40 ये यही कॉपर में, यही हर चीज़ में। LNG उस वक्त इतना प्रॉब्लम आ गया था कि $28 तक चली गई थी, आज $12 है, बिल्कुल ठीक बल्कि है। शायद स्पॉट तो और कम हो जाए। तो वो तमाम आप फैक्टर्स लगाएं तो आपकी कुछ ये नेचुरल जो इन्फ्लेशनरी थी जो वर्ल्ड वाइड वॉर की वजह से, जी। अब गंदम जो है वो 200 रह गई जो 700 तक चली गई थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स आप लगाओ तो इतना बड़ा फर्क नहीं है। जबकि आपकी एक्सपोर्ट जो गिरी है वो उस जमाने में 32 32 थी, जबकि चावल का आपको $2 बिलियन एक्स्ट्रा मिला है। तो वो 2 बिलियन को भी आप एनुअलाइज करें तो 200-300 मिलियन का अगर आप चावल डाल दें तो 3 वो मेरा अंदाजा था कि उस वक्त हम लोग ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गए थे एक्सपोर्ट्स में। तो 32 या 34 था एक्सपोर्ट, 34 रेमिटेंस थी, तो 68 तो था ही। तो और उसमें ग्रोथ थी, सबसे बड़ा आपकी ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव थी। अब आपकी ट्रेजेक्ट्री नेगेटिव पॉजिटिव ही होती रहती है। हम ढूंढ रहे हैं उस ट्रेजेक्ट्री को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने जाना किस तरफ है, डायरेक्शन लेस है, ये एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। जब इसके ऊपर बात की डायरेक्शन जाती अवेलेबल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। डायरेक्शन है आपके जी ख्याल जी, देखिए जो चीज़ किसी के, देखिए नथिंग टू डू विद एनीवन, वो पॉलिसीज जो अडॉप्ट थी वो क्या थी, मतलब 7.5 सेंट की बिजली और 6 सेंट की गैस थी। चलो 6 सेंट की गैस ना दें हम, और $6 की, वो आप $9 ही कर, $9 और 9 सेंट ही कर दें, तो मेरे हिसाब से वो ट्रेजेक्ट्री का 70% वापस आ जाएगा। वी हैव एडेड बोनस ऑन इट कि वो 30% एक्सपेंड हो चुका है जो तबाह हो रहा है, कम से कम वो तो सेव करके आगे बढ़े। तो आपका बेस, बाकी इंटरेस्ट रेट है, वो फंक्शन है इसका कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो आपको एज ए एंकर ऑफ करेंसी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हमने हमेशा सुना था कि जी करेंसी आर्बिट्राज विद द एक्सेप्शन ऑफ जापान विच इज़ राइटली पॉइंटेड। अब आपको पता है कि 159 से जो उन्होंने 152 लेके आए, दे हैड टू स्पेंड $55 बिलियन। उस पर वो नाराज हो गए कि जो डॉलर, एग्जैक्टली वो डॉलर पे चले गए, उन्होंने डॉलर बेच के ही इनको किया है। तो अगर इतनी 3-4 इंटरवेंशन की तो उनके पास क्या है, ट्रिलियन की तो रिजर्व है, ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन। बिल्कुल ठीक है। जी नासिर भाई फरमाइए। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं। जैसे ऑयल की हो गई है आपकी, और भी जो सारी कमोडिटीज़, गैस वगैरह सारी चीज़ें कम हो गई हैं, तो उस हिसाब से यहाँ इनको ही कम कर देना चाहिए सारी प्राइसेस। जिस तरह कम होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी ज़्यादा होगी, जैसे इलेक्ट्रिक है, गैस है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यहाँ इस वक्त बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्री का भी सारा कुछ है पाकिस्तान में। स्टिल मैं क्या समझता हूँ कि बेहतरी है, लेकिन ये पॉलिसीज़ बनानी ज़रूरत है। असल में डायरेक्शन जो है ना, पॉलिसी सही नहीं बनी। अभी जैसे बात हुई है कि नॉन फाइलर और फाइलर का, हमें यही नहीं समझ आ रहा कि नॉन फाइलर और फाइलर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट। मतलब अगर 75 साल में आज भी बैठ कर अगर नॉन फाइलर फाइलर को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी उस एरा के अंदर जहाँ पे मोबाइल टच से सारे काम हो जाते हैं। देखें उसूल क्या है, कानून क्या है, जो 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है उससे नीचे वो नॉन फाइलर है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब है। ओके, इसका मतलब है 6 लाख रुपए साल का वो जो कमाता है वो नॉन फाइलर है। उससे ऊपर जो कमाता है ही हैज टू बी फाइलर टू परचेज समथिंग, ठीक है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होना चाहिए जो भी। लेकिन इन्होंने जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी खरीदा वो भी नॉन फाइलर करके कैटेगरी बनाई, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के उसको, ये मतलब एक बहुत बड़ा वो है, गलत काम है ये कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए से ऊपर नॉन फाइलर नहीं हो सकता। मतलब तो ये किस तरह से हो सकता है कि आप मतलब उसको फाइलर, उसको मतलब सारा जो गाड़ी खरीदे, जो बंगला खरीदे, जो प्रॉपर्टी खरीदे, अगर वो सारी बात है वो उससे ऊपर की अमाउंट है, हैज टू बी वो फाइलर होना चाहिए तभी वो खरीद सकता है। तो ये किसको बेनिफिट दिया जा रहा है ये चीज़ें, तो ये जब तक ये पॉलिसी सही नहीं बनाई जाएगी ये सही नहीं होगा। ये सिर्फ एक सेक्टर है, इस तरह से हर एक चीज़ को इनको इम्प्रूव करना होगा। FBR के उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि टैक्स पेयर कौन है। अच्छा, जो टैक्स देना चाहता है उनको आप मजीद निचोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमेशा से मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी जैसे गंदम का सारा, तो वो कुछ कॉस्ट सामने आ गई।
मैं हैरान रह गया कि ये 1 एकड़ की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। उसमें अशर का भी आप 9,000 डाल दें, वो मतलब यूरिया लेता है, फलाना है, ढिमकाना, सारे कुछ करके 1 लाख। अच्छा, वो जो गंदुम 50 मन की गंदुम बनाता है उसके बाद वो 2 लाख रुपए की बेच लेता है उसको, ठीक है, जो 3400 रुपए के हिसाब से अगर लगाए वो इनकम टैक्स कहाँ दे रहा है, सेल टैक्स नहीं दे रहा, ट्रेड लाइसेंस नहीं दे रहा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं दे रहा, और नहीं, वो के कहता है कि कोई- मैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर दे रहा हूँ, नहीं, इसके ऊपर वो दे वो रहा सारा हूँ। मैंने सारा कर दिया, तो सब वो सारा बिजली से लेकर हर चीज पे सब दे रहे हैं, टैक्स अच्छा, दे सारा रहा है। वो तो शहर सब दे दे रहे रहे हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप टैक्स बेस सिर्फ जो शहरी इलाके हैं, दुकानें हैं छोटी छोटी, उनसे 1200 रुपए के पीछे पड़े, लेकिन आप जो वहां पर, अच्छा, आप 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपए वो कमाता है एक सीजन, ये एक सीजन है 3-4 महीने का, ठीक है, 10 एकड़ पे 10 लाख, 100 एकड़, हजारों एकड़, मतलब ह्यूज अर्निंग है। जो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। एफबीआर को चाहिए उस तरफ भी जाके देखे, हमारे पीछे ना पड़ जाए कम से कम। ये तो कब देखिए से हो? एग्रीकल्चर में तो एक और बहुत आसान चीज़ है कि ये भाई एक जिक्र करना भूल गए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्ट है रेंट। ज़मीनी किराए पे दी जाती जी, है, जी, साल जी, का जी, ठेका पगड़ी का चक्कर कि जी होता है। आपने अपनी ज़मीन किराए पे दे दी, तो रेंटल इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है ही बिल्कुल नहीं। सही कम है। से कम उसको ही रेंट करके उसको ही टैक्स कर ले tax- भाई। एक तो segment आप हो मैं गया। अपने घर में 4 कहूँ कि जी मैंने 4 गाजरें लगा दी हैं तो ये एग्रीकल्चर हो जाएगी। वो तो व्हेन यू आर पेइंग, व्हेन यू आर लीजिंग सम लैंड टू समबडी एट 1 लाख और 1.25 लाख रुपए एकड़, और आपने 100 एकड़, तो उसकी इनकम कैसे जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, तो और ना उसके ऊपर कोई ज्यूरिडिक्शन सूबे की बनती है, क्योंकि तो रेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चलकर एक और निशिस्त रखेंगे। बजट जैसे करीब आएगा, अब एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बड़ा अजीब लगता है लफ्ज़ इस्तेमाल करना, उसके ऊपर फिर जो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। आखिरी जुमला अगर कहना चाहें तो मैं जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत का जो टैक्स है वो उल्टा कम हो। भाई तो कह रहे हैं कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। देखिए बेसिकली जो ये सारे टैक्सेस होते हैं, ये पॉलिटिशियंस की विश लिस्ट के होते बिल्कुल हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने पैसे को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बनिस्बत के कोई और हो। तो ये जितना कम टैक्स आपका होगा और जितनी हुकूमत को कम होगी, जो गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शनरी है, आपका डिफेंस, रूल ऑफ लॉ, ये 4-5 चीज़ें आप देखें कि जिन मुल्कों में सिर्फ ये 4-5 चीज़ें हैं, उसके अलावा वो मुल्क खुद ही तरक्की कर जाए। बिल्कुल ठीक है। मिसाल दुबई और सऊदी अरब सामने है। बिल्कुल बेहतरीन आपके सामने मिसाल मौजूद। ये वहाँ बिल्कुल- कौन सा टैक्स है? यही है, सिंगल डिजिट टैक्स होना चाहिए और उसको ब्रॉड बेस होना चाहिए सब सेक्टर्स बिल्कुल में ठीक है। सामने। नसीर भाई, वक्त खत्म हो गया, वरना बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आसिफ नाम साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और बड़े खुलकर बात की। एनर्जी के हवाले से ख़ास तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें यकीनन ऐसी हैं जिसके ऊपर अब हमें हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। बल इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे बात ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने